सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के राजन सीरीज के अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। दोस्तों, अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आज यहाँ पर हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और दोस्तों आप लोगों के सभी विषयों के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने करवा दिया है, चाहे पवन सीरीज हो या राजन सीरीज हो, कंप्लीटली करवा दिया है। तो अब हम अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। दोस्तों, विद्यालय और समुदाय का तात्पर्य है कि जो विद्यालय होता है और जो समुदाय का मतलब जो आसपास का वातावरण, जो आसपास के घर होते हैं और उन्हीं घरों से बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो आपकी विद्यालय के टीचर्स का कितना संबंध है वहाँ के समुदाय से या अभिभावकों से, वो कितना संपर्क करते हैं। और बच्चों को अच्छे से समझने के लिए, बच्चों की सभी आदतों को समझने के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपको कहीं ना कहीं सभी बच्चों के माता पिता से संपर्क करना बहुत जरूरी है। तभी आप बच्चे के विषय में अच्छे से समझ पाएंगे कि उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, उसकी आदतें कैसी हैं और किस तरीके से बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो ये सब बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा दी गई है, विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर रहता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। मॉन्टेसरी का कथन है, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। और विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चों को पूरा फ्रीडम देना चाहिए और बच्चों के व्यक्तित्व का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये सभी चीजें मारिया मॉन्टेसरी जी ने बताई थी और मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी, इटली की रहने वाली थी, आपको पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं, लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना तथा अक्षरों का उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हेतु शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है, तो शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि मॉन्टेसरी पद्धति में जिस भी वस्तु को पढ़ना सिखाना होता है उसकी सबसे पहले वहां पर एक तस्वीर रख दी जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस वस्तु को मेज पर रख दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को हमें मटकी लिखना सिखाना है तो हम एक छोटी सी मटकी ला करके अगर हम मेज पर रख देते हैं तो बच्चे को हम बार बार जब हम दोहराएंगे वही चीज जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और वो मटकी को भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि किस तरीके से हमको मटकी लिखना चाहिए और कैसे इसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। जिस व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, और ये क्वेश्चन आप देखिए 2019 में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। मॉन्टेसरी कहती हैं 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। गिजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। यानी कि गिजू भाई के अनुसार कि जो शिक्षक होते हैं वो बालकों के मार्गदर्शक होते हैं, इसके साथ ही साथ जो शिक्षक होते हैं उनका प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य। जैसे कि आज के समय में शिक्षक बनने के लिए आपको पता है आपको डीएलएड करना है या बीएड करना है, तो इस तरीके से इन्होंने भी
शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर दिया कि सबसे पहले शिक्षक का प्रशिक्षित होना जरूरी है, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? बेसिक शिक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एमिल किसकी रचना है? दोस्तों एमिल जो है ये रूसो की रचना है। रूसो प्रकृतिवाद को मानने वाले थे, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसका प्रतिपादक कौन है? रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निदेशात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। यानी कि उनके कहने का अर्थ ये था कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए प्रकृति में, वो वहीं पर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। कम से कम 12 वर्ष तक बच्चों को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, स्वतंत्रता का सिद्धांत और प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। तो ये 2 सिद्धांत दिए थे रूसो ने अनुशासन के विषय में। अब इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है अनुशासन का मतलब कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो प्रकृति हमें क्या करेगी? पुरस्कृत करेगी, और अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो प्रकृति ही हमें उसके लिए दंडित भी करेगी। तो ये प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने का यहाँ पर सिद्धांत बताया गया था, किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूबी के अनुसार शिक्षक क्या है? ड्यूबी के अनुसार शिक्षक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान तथा किंडरगार्टन था? दोस्तों फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय 1839 में प्रारंभ किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा? मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है, आप ये याद रखिएगा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? कभी कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले एवं दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो ये किसने कहा था? ये कोठारी आयोग ने कहा था। और यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य था कि संपूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम चले, एक ही तरीके की किताबें पढ़े बच्चे और एक ही तरीके के स्कूल हो, भिन्न भिन्न चीजें ना हो हर स्कूल में, हर राज्य में अलग अलग, क्योंकि देश एक है तो पाठ्यक्रम भी एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है। कैसे? शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा बहुत थोड़ा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षिक संस्था के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है जो एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्था के दूर होने पर भी मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में शैक्षिक विषमता आप इसको कह सकते हैं, और इसी का एक कारण क्या है? निर्धनता भी है। कहीं ना कहीं गरीबी में ही बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं निकल पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विषमता है जिसे हम शैक्षिक विषमता के नाम से जानते हैं। इसके बाद है, शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है, या शिक्षा को हम व्यवसायीकरण क्यों करते जा रहे हैं, या शिक्षा का व्यवसायीकरण हम क्यों करते जा रहे हैं, या शिक्षा का व्यवसायीकरण धीरे धीरे क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। यानी कि जनता और देश तभी खुशहाली या देश तभी विकास करेगा जब शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वो अच्छे कुशल लोगों का, यानी कि ऐसे लोग जो चीजों में दक्ष हों, जो स्कूली खाली किताबी ज्ञान लेकर के ना आए, बल्कि उनके पास कोई ना कोई स्किल हो, किसी न किसी कार्य में वो ट्रेंड हो और व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, तभी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सफल हो सकती है। अन्यथा पढ़े लिखे बेकार नागरिकों की जरूरत नहीं है। केवल पढ़ लिख लेना ही अगर शिक्षा हो जाएगी तो फिर
जब तक आप कोई स्किल नहीं सीखोगे, जब तक आप कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं लोगे, तब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, ये रीजन है। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करना ही होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सरकार एवं संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं। किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। तो किसी न किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण बच्चे बाल श्रम को विवश हो जाते हैं और इससे बच्चे का बचपन क्या हो जाता है, छिन जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से बच्चों को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, मनोकामनाएं मारनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को अपना भी पेट भरना होता है, अपने माता पिता के लिए अपने परिवार की भी जिम्मेदारी छोटे से उम्र में ही बच्चे के ऊपर आ जाती है। तो ये जो बचपन छीनता बाल श्रम है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे बड़ा रीजन इसका गरीबी है, आप सभी लोगों को पता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है। जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है: राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, इसके अलावा परिवार नियोजन के लिए और योजनाओं की सफलता के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो एनसीईआरटी ने 83 यानी कि 83 मूल्यों को सूचीबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहां शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अपने व्यक्तिगत हितों से ज्यादा सार्वजनिक हितों को प्रधानता देना ही क्या होता है, मूल रूप से शिक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण कराता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, परिवार द्वारा परिवार विकास के साधन बताइए। घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। इस तरीके से व्यक्तियों का सामाजिक विकास या किसी भी बालक का सामाजिक विकास या शारीरिक विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियां, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में गिजू भाई बधेका का कथन है, हमारे घरों में ऐसी खूंटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती हैं, उनकी और हमारा ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। तो ये कहा गया है किसके द्वारा, गिजू भाई बधेका के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि किसी व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। आप सभी को पता है कि हम मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और हम इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से, इसी समाज में जो भी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है और हमें
हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी एक सामाजिक प्राणी, इसीलिए इस समाज में रह रहे हैं। इस समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसका कथन है शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है? तो ये कथन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताओं में देखिए, बालक को महत्व दिया गया है, यानी कि जो बालक होता है वो इसके सेंटर में होता है। सामाजिक मूल्यों पर बल दिया गया है, अनुभव व क्रिया पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, अनुभव और क्रिया पर। इसके अलावा शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये भी कहा गया है प्रयोजनवाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों में उचित पथ प्रदर्शन करना बच्चे का, नवीन मूल्यों और आदतों का निर्माण या आदर्शों का निर्माण करना बच्चों के अंदर, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास करना और सामाजिक कुशलता का विकास करना, ये सभी चीजें हैं प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों में। क्वेश्चन नंबर 34 है, जॉन ड्यूबी ने शिक्षा का आधार क्या बताया? जॉन ड्यूबी ने शिक्षा के दो आधार बताए, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। क्वेश्चन नंबर 35 है, योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। दोस्तों, योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं इंग्लिश में। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक, यह जॉन ड्यूबी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं, क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या समानित समाधान या फिर परीक्षण एवं प्रयोग। तो इन चारों को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद, या जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एससीईआरटी का पूरा नाम? एससीईआरटी का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का पूरा नाम पूछा है क्वेश्चन नंबर 39 में, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे एससीईआरटी हो चाहे एनसीईआरटी हो। और एससीईआरटी की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1981, और अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, यानी कि ठीक 20 साल बाद किसकी स्थापना हुई? 20 साल बाद एससीईआरटी की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी 1961 और एससीईआरटी 1981। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन। सेम वही क्वेश्चन पूछा, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी का गठन 1981 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एनसीईआरटी कहाँ है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बीआरसी का पूरा नाम? ब्लॉक संसाधन केंद्र या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 43, घर का परिवार के मूल्यों के विकास में विशेषता बताइए, यानी कि घर क्या रोल प्ले करता है बच्चों के मूल्यों के विकास में, या सभी व्यक्तियों के, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के मूल्यों के विकास में क्या भूमिका निभाता है घर? तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है, जो भी उसके माता पिता, उसके दादी बाबा उसको सिखाते हैं उस बच्चे को, वही चीजें वो जीवन भर, वही संस्कार उसके अंदर होते हैं बच्चे के। तो इसीलिए घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला, जो कि हमेशा निरंतर चलती रहती है, ऐसी पाठशाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बालकों में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जन संचार साधन हैं? तो बालकों में मूल्यों के विकास के लिए आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जन संचार साधन, और आज के समय में सबसे बड़ी चीज मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें क्या है, बालकों के मूल्यों के विकास में बहुत ही ज्यादा योगदान देती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का आशय है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषय विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना, यानी कि हमारे देश में चाहे जिस भी जाति के लोग रहते हो, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग लोगों का पहनावा हो, रहन सहन हो, लेकिन फिर भी सबके अंदर एक भावना है, वो है भारतीयता की। सभी के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय एकता के लाभ लिखिए। राष्ट्रीय विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी, ये सभी है राष्ट्रीय एकता के लाभ। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतरराष्ट्रीयता एक भावना है जो कि
व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व का नागरिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ होता है और ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही होता है कि पूरी पृथ्वी क्या है, हमारा घर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बुनियादी शिक्षा के जनक है। बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी जी हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वैसे भी मैंने आपको बार-बार बताया है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मांटेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कर्मेंद्रियों की शिक्षा मिलती है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा मिलती है, भाषा और गणित की भी शिक्षा मिलती है, आपको पता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है। करके सीखना, अनुभव से सीखना और सहसंबंध विधि से सीखना। तो ये सभी चीजें हैं गांधी जी की शिक्षण पद्धति में। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने करवा दिया। इसके बाद हम अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चंस को करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा। हमने जितनी भी वीडियोस अब तक बनाई हैं, आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जितने वीडियोस हमने बनाए हैं, आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप हर विषय में जितने भी वीडियोस बनाए हैं अब तक हमने सभी को देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, आसानी से देख सकते हैं। सभी विषयों की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, राजन सीरीज, पवन सीरीज के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। दोस्तों, इस तरीके से हमने आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया है कि अगर कोई भी बच्चा हमारे चैनल से पढ़ लेता है अच्छे से तो उसके सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, सभी वीडियोस को पढ़िए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स जरूर आप लोग कर दिया करिए दोस्तों। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है आपके फ्रेंड्स को, तो प्लीज आप शेयर कर दिया करें जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन हमसे जुड़ सकें। और लगातार जो हम वीडियोस इतनी बना रहे हैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से, उन सभी वो मेहनत तभी सफल होगी जब हर एक प्रशिक्षु तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे, हर एक प्रशिक्षु हमारे वीडियोस को देखेगा और तभी हमारी मेहनत सफल होगी। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे जिससे हमारे भाई बहन जुड़े हमसे और सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल टारगेट यूपी टेट सीटेट लिखना है और वहां से भी आप आसानी से हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।